हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग बात करेंगे एग्रो इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस का जो पेपर आया था 2021 में, पिछली वर्ष, उसके बारे में। तो एक एक करके लगभग उसमें 60 क्वेश्चन आए थे और 1.5 घंटे का पेपर हुआ था। उसके बारे में आज हम पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। तो आपका जो कल पेपर होने वाला है 16 तारीख को, ठीक है। तो उसमें जो है आपका इससे कुछ हेल्प मिल सकती है, तो वीडियो को ज़रूर देखना और पूरा देखना, ठीक है। देखिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। तो जो पहला क्वेश्चन था, पर्यावरण अध्ययन को उस शाखा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो संबंधित है। पर्यावरण अध्ययन को अ, उस शाखा के रूप में परिभाषित किया जाता है जो संबंधित है। किससे संबंधित है? आपकी नंबर 1, नई सामग्री का डिजाइन, अध्ययन और खोज। मानविकी, सामाजिक, जैविक और भौतिक विज्ञान का अध्ययन। सूचना और भौतिक विज्ञान शामिल करें। नंबर डी, प्राकृतिक दुनिया और इसकी अखंडता पर मनुष्यों के प्रभाव के बारे में दृष्टिकोण। इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है वह आपका राइट आंसर है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आपका अल्ट्रावायलेट प्रकाश के अवशोषण के लिए जिम्मेदार ओजोन वायुमंडल की किस परत में है। यानी कि जो ओजोन गैस होती है वह वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है जो कि हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। तो आपको पता होगा कि जो वायुमंडल की पहली लेयर होती है उसे हम ट्रोपोस्फियर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ट्रोपोस्फियर के नाम से, ठीक है। उसके बाद जो आपकी दूसरी लेयर होती है जो कि लगभग 18 किलोमीटर से लगभग 50 किलोमीटर तक की होती है, जिसके लगभग 33 किलोमीटर पर आपकी ओजोन लेयर पाई जाती है। कितनी? 33 किलोमीटर की लेयर पर ओजोन लेयर पाई जाती है, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा आपका नंबर ए, समताप मंडल। क्योंकि समताप मंडल में ही 33 किलोमीटर के ऊंचाई पर जो है आपकी अल्ट्रावायलेट रेस से बचाने वाली ओजोन की परत पाई जाती है, जिसका फॉर्मूला होता है O3, ठीक है। उसके बाद हाँ, एक चीज़ हम आपको और बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे इकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और उसकी प्लेलिस्ट हमने अपने बना रखी है यूट्यूब चैनल पर, और टेलीग्राम चैनल पर भी हमने प्रोवाइड कराई है। तो प्लीज़ सभी वीडियोज़ देख लें ताकि आपका आने वाला पेपर कल का अच्छा हो सके, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आदर्श रूप से भारत में वन भूमि का अनुमानित प्रतिशत होना चाहिए। आदर्श रूप से भारत में वन भूमि का अनुमानित प्रतिशत होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 50%, 15%, 33% या फिर 44%। तो देखिए जो भारत में वन होने चाहिए वो लगभग 33% होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 33%। यानी कि इसका जो सही ऑप्शन है वह है आपका ऑप्शन सी, 33% वन होने चाहिए। किसमें? भारत में, ठीक है। नई जो आपकी रिपोर्ट आई है, फॉरेस्ट रिपोर्ट, 17वीं रिपोर्ट थी, वह आपकी 17वीं रिपोर्ट थी, जो कि कब आई है? जो कि 2021 में आई है। कब आई है? 2021 में आई है। जिसके अनुसार हम आपको बता दें कि टोटल फॉरेस्ट कवर जो इंडिया में है वह है 21.71%। टोटल ट्री कवर जो है वह आपका 2.91% है। और टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री दोनों कवर की यदि हम बात करें, फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों जो है आपका 24.62% है, ठीक है। एरिया वाइज यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, और परसेंटेज वाइज की यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मिजोरम में पाए जाते हैं। ये जो आपका नया डाटा है इसे जो है तैयार करके रखना, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आवश्यक गैर धातु खनिज है। आवश्यक गैर धातु खनिज है वह कौन सा खनिज है? इसमें आपका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना, पत्थर, ठीक है। ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना, पत्थर, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एकीकृत फसल प्रबंधन को एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। एक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें आपको फसल उगाने के लिए पारंपरिक तरीकों का प्रयोग करें या फिर अकार्बनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के विकल्पों का उपयोग करें। नंबर सी है दोनों, ए और बी, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए जहां पर एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड की बात हो जाए वहां पर हम किसी भी प्रकार के केमिकल्स का प्रयोग नहीं करते हैं। और यहाँ पर बी ऑप्शन में उसने लिख रखा है अकार्बनिक उर्वरकों और कीटनाशकों। तो जहां कीटनाशक आ गए यानी कि रासायनिक, ठीक है, तो इसका हम प्रयोग करेंगे नहीं, इसका प्रयोग हम करेंगे नहीं। यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन ए, फसल उगाने के लिए पारंपरिक तरीकों का, जो चलाए जा रहे तरीके हैं उनका, या फिर जो पुराने तरीके हैं उनका हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सी 3 खाद्य पौधों की प्रजातियां दुनिया के कौन सी 3
खाद्य प्रजातियां दुनिया के खाद्य ऊर्जा सेवन की लगभग 60% आपूर्ति करती हैं। कितनी आपूर्ति करती हैं? लगभग 60% आपूर्ति करती हैं। ठीक है, तो उसमें जो है आपका गेहूं आता है, चावल आता है और मक्का आता है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो खाई जाने वाली आपकी फसल है भारत में, वह है आपकी गेहूं और आपकी चावल होती है। कौन सी होती है? जो सीरियल्स में यदि हम बात करें तो आपकी गेहूं होती है, चावल होती है और इसके अलावा मक्का। ठीक है, तो ये मक्का जो है वैसे मुख्यतः खरीफ की फसल है, लेकिन पूछ लिया जाता है कि मक्का जो है रबी में उगाई जा सकती है, तो हाँ, मक्का जो है रबी में भी उगाई जा सकती है। ठीक है, तो ये जो है आपका इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, चावल, गेहूं और मक्का। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जैव ईंधन में अल्कोहल के कौन से दो रूप शामिल हैं? जैव ईंधन में यानी कि जो आपका बायोफ्यूल होता है, उसमें अल्कोहल के कौन से दो रूप शामिल हैं? तो उसमें आपका इथेनॉल और मिथेनॉल, इथेनॉल और मेथेनॉल, ये दो रूप आपके शामिल होते हैं किसमें? जैव ईंधन में, बायोफ्यूल में। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यात्मक पहलू हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यात्मक पहलू हैं, इसमें जो आपका ऑप्शन है ऊर्जा चक्र है, पोषक चक्र है, खाद्य श्रृंखला या उपरोक्त सभी। देखिए, ऊर्जा चक्र यानी कि एनर्जी साइकिल, तो जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वह हमने पढ़ाया है अपना इकोसिस्टम, वीडियो देख लेना यदि आपने नहीं देखा है, तो वहाँ पर हमने इन सभी चीज़ों के बारे में बताया है। ठीक है, बी है पोषक चक्र, पोषक चक्र मतलब न्यूट्रिएंट साइकिल, तो ये दो नहीं होंगे, बिकॉज खाद्य श्रृंखला जो फूड चेन होती है, इकोसिस्टम में जो फूड चेन का क्रम चलता है, वही जो है इसका कार्यात्मक पहलू होता है। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वह होगा खाद्य श्रृंखला। क्या होगा? खाद्य श्रृंखला, या जिसे हम भोज्य श्रृंखला के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में जिसे हम फूड चेन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? जिसे इंग्लिश में हम फूड चेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे अपरदाहारी भी कहा जाता है? अपरदाहारी का मतलब होता है डीकम्पोजर। क्या होता है? डीकम्पोजर। डीकम्पोजर का मतलब जैसे आपके बैक्टीरिया होते हैं, फंगस होते हैं, वायरसेस, ये जो होते हैं आपके डिकम्पोजर, यानी कि जो सड़े गले पदार्थों का डिकम्पोज करते हैं, ये जो है आपके डिकम्पोजर होते हैं। इनको ही हम अपरदाहारी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि अपघटक को ही हम अपरदाहारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सी मानव गतिविधि वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के स्तर को कम कर सकती है? वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के स्तर को कम कर सकती है। तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि इसमें जैसे आपका ऑप्शन दिया हुआ है, वनों की कटाई, पशु शिकार, खनन या ए और सी दोनों। जैसे वनों की कटाई, आप सभी को पता होगा कि वन जो है इस समय कहा जा रहा है कि अभी हमने आपको बताया कि 33% वन होने चाहिए, क्योंकि वन हमें डायरेक्टली क्या देते हैं? वन से हमें, यानी कि जो फॉरेस्ट होते हैं, पेड़ होते हैं, उनसे हमें डायरेक्टली ऑक्सीजन मिलती है, और जो हमारे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है उसका कंज्यूम करके पौधे अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली पौधे यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन हमें बाहर देते हैं, तो ऑक्सीजन का प्रयोग हम करते हैं। देखिए, अब यहाँ पर सीधा सीधा पूछा गया है कि वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के स्तर को कम कर सकती है, तो वनों की कटाई ही कर सकती है, क्योंकि जब वन नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति पूर्ण रूप से नहीं होगी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन ए, वनों की कटाई। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वन सेवा है? वन सेवा कौन सी है, मतलब फॉरेस्ट सर्विस कौन सी है? तो देखिए, सतही अपवाह वर्षा जल को कम करता है। सतही अपवाह जो होता है, मतलब जो रन ऑफ होता है, वह वर्षा जल को कम करता है। दूसरा है मिट्टी के कटाव को रोकता है। कौन सा? मिट्टी के कटाव को रोकता है। और अगला है स्थानीय तापमान को विनियमित करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वन हानि का कारण नहीं है? वन हानि का कारण नहीं है, तो लकड़ी का बढ़ता उपयोग, प्रजातियों का विलुप्त होना, ईंधन की लकड़ी का व्यापक उपयोग, खनन और बांधों का निर्माण। तो वन हानि का मतलब होता है कि वनों की कमी हो रही है, किस कारण से? देखिए, हम यदि वनों लकड़ी का बढ़ता उपयोग, लकड़ी का जब उपयोग बढ़ेगा तो वनों की हमें आवश्यकता होगी और वन जो है कटते चले जाएंगे। ठीक है, तो वन की हानि होगी। तीसरा है ईंधन की लकड़ी का व्यापक उपयोग। जब हम ईंधन के रूप में लकड़ी का ज़्यादातर उपयोग करेंगे तो वन
हमें वनों की आवश्यकता होगी, और वन जो है उनको हम जब काटेंगे तो वह जो है कम होंगे। तीसरा है खनन और बांधों का निर्माण। जब हम बांधों का निर्माण करते हैं तो हमें मोटी मोटी लकड़ियों की आवश्यकता होती है। जब लकड़ियों की आवश्यकता होगी तो कहीं ना कहीं वन की हानि होगी। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन बी, प्रजातियों का विलुप्त होना। प्रजातियों का विलुप्त होना का मतलब है जब प्रजातियां हमारी विलुप्त हो जाती हैं तो इसमें किसी भी प्रकार के लकड़ी की आवश्यकता हमें नहीं पड़ती है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जल स्तर को कम कर सकती है। जल स्तर को कम कर सकती है यानी कि जो जल का स्तर है वह कम कर सकती है। हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और आपका एटमॉस्फेयर, हमने तीनों आपके जैव मंडल वाले लेक्चर में बताए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो जैव मंडल वाला वीडियो देख लेना प्लीज़। ठीक है, तो उससे जो है आपको काफ़ी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जल स्तर को कम कर सकती है। पहला है मिट्टी का कटाव, दूसरा है मानव जनसंख्या की वृद्धि, तीसरा है भूजल की अधिक निकासी, और चौथा है अधिकता से चराई। तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन होगा वह होगा भूजल की अधिक निकासी। जब हम भूजल की अधिक निकासी करेंगे, अधिक निकालेंगे पृथ्वी से बाहर, जब हम जल को समरसेबल या ट्यूबवेल या किसी पंप के द्वारा जब हम बाहर निकालेंगे तो उससे क्या होगा, जल स्तर कम होता है, यानी कि वाटर का जो लेवल है वह कम हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा वह होगा भूजल की अधिक निकासी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी को पता होगा कि पर्यावरण दिवस के रूप में 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को याद रख लेना, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक बार होने वाली और स्वाभाविक रूप से होने वाली आपदा है। सबसे अधिक बार होने वाली और स्वाभाविक रूप से होने वाली जो आपदा होती है वह कौन सी है? अकाल, सुनामी, बाढ़ या फिर भूकंप। तो देखिए भूकंप जल्दी से नहीं आते हैं, अकाल भी जल्दी से नहीं आते हैं, सुनामी भी जल्दी से नहीं आती है, लेकिन जो आपकी बाढ़ होती है वह लगभग प्रत्येक बार, प्रत्येक ईयर आपके बरसात के मौसम में आती है। ठीक है, तो जो आपकी बाढ़ होगी यानी कि ऑप्शन सी जो इसमें राइट होगा, बिकॉज बाढ़ हमेशा स्वाभाविक रूप से बरसात के मौसम में प्रत्येक वर्ष आती है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यूएनसीईडी का अर्थ होता है। यूएनसीईडी का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी कि इसका सही ऑप्शन होगा वह होगा पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी राइट होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कैंसर का एकमात्र सबसे बड़ा रोके जाने योग्य कारण है कौन सा है। नंबर 1 तंबाकू धूम्रपान, नंबर बी शराब की खपत। तो सबसे ज़्यादा तंबाकू धूम्रपान और दूसरा है शराब की खपत। तंबाकू यदि हम धूम्रपान करते हैं तो भी जो है कैंसर होता है, और शराब जो होता है, शराब की जब हम शराब को हम पीते हैं तो भी हमें कैंसर होता है। तो इसमें ऑप्शन सी जो होगा वह राइट आंसर होगा, दोनों, यानी कि ए और बी दोनों। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जलमंडल पर विकास गतिविधियों के कारण होता है, विकास गतिविधियों के कारण होता है जलमंडल पर, तो क्या होता है? जल प्रदूषण होता है, क्योंकि जल प्रदूषण पर होने वाला जलमंडल पर होने वाला जो प्रदूषण होगा वह जल प्रदूषण ही होगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि पर्यावरण जीवन रक्षक प्रणाली है जिसमें शामिल है, क्या शामिल है? जिसमें शामिल है आपका वायु, पानी, भूमि या फिर सभी। तो इसमें क्या शामिल है आपका? इसमें जो है आपका शामिल है ऑल ऑफ दी एबव, क्योंकि पर्यावरण के रक्षक प्रणाली में हमें ये सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। वायु की भी आवश्यकता होती है, पानी की भी आवश्यकता होती है और भूमि की भी आवश्यकता होती है। और ये सभी चीज़ें हमें एनी कॉस्ट मतलब किसी भी विदाउट कॉस्ट के हमें प्राप्त हो जाती हैं। इसका कोई भी मोल नहीं होता है या इसका कोई भी मोल नहीं लिया जाता है। वो बात अलग है कि आप बोतलों में भर करके पानी बेचने लगे, लेकिन ये जो नेचुरली चीज़ें हैं इनका कोई मोल नहीं होता है। दूसरी चीज़, इन पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। ठीक है। अगली बात, अगला क्वेश्चन जो है वह है कि रिमोट सेंसिंग प्रयोग किसके लिए किया जाता है। रिमोट सेंसिंग शायद आपने पढ़ा होगा। रिमोट सेंसिंग जो है एक सब्जेक्ट सॉइल कंजर्वेशन के अंतर्गत सब्जेक्ट आता था। रिमोट सेंसिंग का एक चैप्टर है, तो उसका प्रयोग किया जाता है मौसम की भविष्यवाणी जानने के लिए। किसके लिए? मौसम की भविष्यवाणी जानने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। मिट्टी के पीएच निर्धारण में पीएच स्केल का प्रयोग करते हैं। सॉइल टेस्टिंग के लिए लैबें बनाई गई हैं।
इनमें से सभी तो नहीं हो सकता है, बिकॉज इसमें मौसम की भविष्यवाणी जो है आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऐसी सामग्री जिसे सूक्ष्म जीवों द्वारा अपेक्षाकृत हानि रहित यौगिकों में अवक्रमित किया जा सकता है को कहते हैं। इसे कहते हैं बायोडिग्रेडेबल कचरा, यानी कि जो कचरे का बायोडिग्रेडेबल किया जाता है, बायोडिग्रेड किया जाता है, इसको जो है तोड़ा जाता है, उसको ख़त्म किया जाता है, तो वह जो है आपका ऑप्शन बी राइट ऑप्शन होगा। क्या होगा? बायोडिग्रेडेबल कचरा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में 79% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होता है, किसके अनुसार? आयतन के अनुसार, या वजन के अनुसार, या घनत्व के अनुसार, या ये सभी? तो आयतन के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? आयतन के अनुसार होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सतत विकास का अर्थ है, मतलब हम सतत का मतलब है लगातार विकास की ओर बढ़ते रहें, तो उसमें उसका क्या अर्थ होगा? उसका अर्थ होगा कि भविष्य की ज़रूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान ज़रूरतों को पूरा करना, मनुष्य की प्रगति और मानव आवश्यकताओं और संसाधन प्रदान करने के लिए पृथ्वी की क्षमता के बीच संतुलन। इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा उपरोक्त सभी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धति है? तो पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धति मतलब ऐसी पद्धति जिससे हमारे पर्यावरण को कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो देखिए, जैसे हम रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, 1965 में हमारे यहाँ जो आपकी ग्रीन रिवॉल्यूशन आई, उसके बाद हमारे देश में क्या होने लगा? उसके बाद हमारे देश में बहुत ज़्यादा रसायनों का प्रयोग होने लगा, तो जिससे हमारा वायुमंडल जो है, पर्यावरण है, वह बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो गया। तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग तो हम नहीं कर सकते हैं, किसमें? पर्यावरण अनुकूलन के लिए। दूसरा है कीटनाशकों का प्रयोग। कीटनाशक जो होते हैं वह भी रसायन से बने होते हैं, तो उनका भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो सी नंबर है, जैविक खेती, जो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग यहाँ पर की जाती है, इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब होता है सभी जो है कार्बनिक खेती, ठीक है, या जैविक खेती के नाम से जानते हैं। और जैविक खेती में सबसे पहला जो राज्य है वह आपका बना सिक्किम। सबसे पहला राज्य सिक्किम बना। और यदि कोई ये पूछे कि ऐसा कौन सा केंद्र शासित राज्य है जो कि बना ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, तो वह है आपका लक्षद्वीप। कौन सा है? तो याद रखना, यदि केंद्र शासित प्रदेश पूछे तब तो वह आपका लक्षद्वीप है, और यदि कोई ऐसे ही कोई राज्य पूछे, सिर्फ राज्य दिया हो, तो वह आपका सिक्किम है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जैविक फार्मिंग की जाती है, कहीं भी रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से पुटअप हो जाए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक शाकाहारी को इस रूप में भी जाना जाता है। एक शाकाहारी को इस रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? शाकाहारी जो होता है वह किस रूप में जाना जाता है? तो जो शाकाहारी होता है वह जो है उसे जाना जाता है पहले क्रम के उपभोक्ता के अनुसार। पहले क्रम के जो उपभोक्ता होते हैं, फर्स्ट कंज्यूमर जो होते हैं, उन्हें शाकाहारी में रखा जाता है। ठीक है, किस में रखा जाता है? शाकाहारी में रखा जाता है। जैसे आपके, जिसे हम प्राइमरी कंज्यूमर के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो है आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस जीव का आहार केवल पादप पदार्थ से युक्त होता है? मतलब पादप पदार्थ का मतलब सिर्फ वनस्पति से होता है, सिर्फ वह पशु जो है या वह जीव सिर्फ और सिर्फ क्या खाता है? वनस्पति ही खाता है, या सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधों को ही खाता है, तो वह होगा आपका शाकाहारी। कौन सा होगा? वह होगा आपका शाकाहारी। अगला आता है कि किसी भी खाद्य श्रृंखला का सही अंत होता है। जब कोई हम फूड चेन बनाते हैं, तो फूड चेन में हमें सबसे पहले हम रखते हैं किसको? सबसे पहले हम रखते हैं प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर के बाद रखते हैं कंज्यूमर को। ठीक है, और कंज्यूमर के बाद आपका आता है डीकम्पोजर। क्या आता है? डीकम्पोजर। अब कंज्यूमर को भी हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं, फर्स्ट कंज्यूमर, सेकेंड कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है, और जो आपका प्रोड्यूसर होता है वह भी आपका कई प्रकार का, तो लास्ट में जो आपका चेन लास्ट में बनती है वह आपकी डिकम्पोजर होती है, बिकॉज जो लास्ट में डिकम्पोज करने वाले जो आपके बैक्टीरिया होते हैं उनके बाद कोई चेन नहीं बनती है, उनके बाद चेन खत्म हो जाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह होगा अपघटक, यानी कि डिकम्पोजर। क्या होंगे? अपघटक, या इसे हम कह सकते हैं डिकम्पोजर। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन चराई खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ताओं की श्रेणी से संबंधित है? मतलब जो चराई यानी कि जो ग्रास लैंड इकोसिस्टम होता है, कौन सा? ग्रास लैंड जो आपका होता है, उसमें यदि हम बात करें फूड चेन में, तो उसमें सबसे पहला जो होगा वह इसमें देखिए सांप और मेढक। सांप और मेढक ये होते हैं, ये कीट को खा लेते हैं। तो
प्राथमिक उपभोक्ता का मतलब होता है कि शाकाहारी हो, और शाकाहारी होगा तो फिर वह सिर्फ और सिर्फ वनस्पति को खाएगा। तो जैसे सांप और मेढक होते हैं तो ये कीट को खाते हैं, तो ये तो नहीं होंगे। दूसरे आपके कीड़े और मवेशी, कीड़े होते हैं वह भी कीट पतंग को खा लेते हैं। दूसरा ईगल और सांप, ये तो आपके टर्सरी कंज्यूमर हो गए। लेकिन जो आपका गाय और खरगोश होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ ग्रास खाते हैं। क्या खाते हैं? सिर्फ और सिर्फ ग्रासेस को कंज्यूम करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, गाय और खरगोश। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक ही स्थान पर रहने वाले और एक ही समय में रहने वाले एक ही प्रकार के जीवों के समूह को संदर्भित करता है। देखिए, एक ही स्थान पर रहने वाले और एक ही समय में रहने वाले एक ही प्रकार के जीवों के समूह को संदर्भित करता है, तो वह होती है आपकी क्या? वह होती है आपकी जनसंख्या, मतलब पॉपुलेशन। यहीं पर यदि हम कह दें कि एक ही स्थान पर रहने वाले, एक ही समय में रहने वाले और अलग अलग प्रकार के जीवों के समूह को क्या कहेंगे? तो फिर वह कम्युनिटी, यानी कि वह फिर हो जाएगा समुदाय। क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा समुदाय। क्या हो जाएगा? वह आपका समुदाय कहलाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो है वह आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है कि जो आपका फॉसिल्स फ्यूल होते हैं, फॉसिल्स फ्यूल जो कि जीवों से बने होते हैं, जो कि हमारे पृथ्वी में दब जाते हैं और कुछ समय बाद यदि खोदने पर हमें प्राप्त होते हैं, तो वह जो है किस रूप में प्राप्त होते हैं? तो यदि आपने देखा होगा, जैसे जब कोई पेड़ जंगल में आग वाग लग जाती थी या कोई पेड़ होता है उसकी लकड़ी को जैसे ही हम जमीन में दबा देते हैं, कुछ लंबे समय के बाद यदि हम वहाँ पर खुदाई करते हैं तो वहाँ पर हमें कोयला प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? वहाँ पर हमें कोयला प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जीवाश्म जो ईंधन होगा वह कौन होगा? ऑप्शन बी होगा, कोयला। सौर ऊर्जा सूर्य से आती है, इसका कोई मतलब नहीं हुआ। परमाणु ऊर्जा परमाणुओं से मिलती है, जो कि आपके जो बम बनाए जाते हैं ये, और उपरोक्त तो सभी इसमें होगा नहीं। ठीक है, बिकॉज यह जो है जीवाश्म ईंधन के बारे में बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ जीवों से बने हुए ईंधन के बारे में। तो यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन होगा वह होगा कोयला। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का एक अटूट रूप है? अटूट रूप ऊर्जा का यानी कि पानी है, हवा है, सौर है या जीवाश्म है? आपने सुना भी होगा कि जो सूर्य होता है वह अंतिम एनर्जी का स्रोत है। ठीक है, तो सौर ऊर्जा यहाँ पर सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी, सौर। बिकॉज यह जो सूर्य होता है इसकी ऊर्जा कभी भी खत्म नहीं की जा सकती। इसके अलावा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का सिर्फ और सिर्फ एक जीव से दूसरे जीव में 10% ही पहुंच पाता है ऊर्जा का। तो इस चीज़ को भी याद रखना। यह नियम दिया था किसने? लिंडेमान ने यह नियम दिया था कि 10% एनर्जी का नियम। ठीक है, तो इस प्रकार से भी जो है याद रख लेना। और भी कई चीज़ें आती हैं, हमने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया है, तो प्लीज़ देख लेना एक बार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक उत्तराधिकार के मुख्य कारणों में शामिल है जो किसी क्षेत्र की आबादी को नष्ट कर सकते हैं। किसी क्षेत्र की आबादी को नष्ट कर सकते हैं, जैसे आपका जैविक कारक हो सकता है, स्थलाकृति कारक हो सकता है, जलवायु कारक हो सकता है। यह जो है आपके किसी क्षेत्र में आबादी को नष्ट कर सकता है। तो आबादी को नष्ट करने में ये तीनों सहायक होंगे। तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन होगा वह होगा ये सभी। क्या होगा? ये सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वाहन के निकास से निकलने वाली जहरीली गैस है। वाहन के निकास से निकलने वाली जो आपकी जहरीली गैस होती है वह कौन सी होती है? तो आप जो कोई भी व्हीकल होता है उसके पीछे जो आपका साइलेंसर लगा होता है उससे आपकी कौन सी गैस निकलती है? तो उससे आपकी सीधी सीधी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ये शायद आपको पता भी होगा, पिछले पिछले क्लासेस में आपने शायद पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जंगल के नुकसान के कारण हैं। जंगल के नुकसान के कारण हैं क्या हैं? उपजाऊ मिट्टी का क्षरण, ग्लोबल वार्मिंग, पौधों और जानवरों के आवास का नुकसान। तो इसमें जो है आपका सही ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी। बिकॉज उपजाऊ मिट्टी का क्षरण होता है, मिट्टी कटाव होता है, तो उससे जंगल कहीं ना कहीं जंगलों का लॉस होता है। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो आपकी गैसें हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये जो आपकी गैसें हैं, उसके अलावा मैथेन है, तो ये जो आपकी गैसें हैं ये आपकी ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रही हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगला सी है पौधों और जानवरों के आवास का नुकसान। इसके इनके आवास का नुकसान हो रहा है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वह होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले उगने वाले पौधों के मृत अवशेषों से प्राप्त जीवाश्म ईंधन है। अभी वही बात हमने आपको पहले भी बताई थी और अब वही बता रहे हैं कि लगभग 250 मिलियन वर्ष पहले जो उगे पौधे के मृत अवशेष, यदि वह मृत अवशेष
अगर भूमि में दब जाते हैं तो उसके बाद हमें यदि वहाँ पर खुदाई करते हैं तो हमें प्राप्त होता है, कौन सा ईंधन प्राप्त होता है? जीवाश्म ईंधन, कोयला। एक ही क्वेश्चन को उन्होंने 2 बार घुमा घुमा के पूछ लिया है, तो प्लीज़ देख लेना, थोड़ा सा अपना माइंड जो है थोड़ा सा एक्टिव करके रखना। क्वेश्चन में कई बार क्वेश्चन पेपर में ही क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के किरणों से प्राप्त ऊर्जा कहलाती है। सूर्य के किरणों से प्राप्त, हमेशा आपको अभी अभी आपको बताया कि सूर्य से जो आने वाली ऊर्जा होती है उसे हम सौर ऊर्जा कह देते हैं। पवन ऊर्जा मतलब जो वायु से मिलती है, जो हवा से मिलती है, पवन से मिलती है, पवन ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। जल ऊर्जा जो आपकी जल से, ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है, जैसे टाइडल एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है नवीनकरणीय संसाधनों की सूची कौन सी है? नवीनकरणीय संसाधन, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के नाम से जानते हैं, तो उसमें जो है आपका जल, विद्युत, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा, ये जो है आपके रिन्यूएबल एनर्जी के साधन हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से मृदा अपरदन के कारण हैं? मृदा अपरदन के कारण कौन से हैं? तो अप्रतिबंधित चराई, चराई जब हम करते हैं, जब हमने आपको पिछले वीडियोस में मृदा, यदि आपने मृदा कटाव वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना। हमने आपको बताया कि प्रतिबंधित यानी कि अत्यधिक चराई, तो जब चराई होती है तो उस पर वेजिटेशन नहीं रहती है। जब वेजिटेशन नहीं रहती है पृथ्वी पर, जब वेजिटेशन नहीं रहेगी तो जो है क्या रहेगा, वेजिटेशन जब खत्म हो जाएगी तो जो है वहाँ पर मृदा अपरदन के कारण बढ़ जाते हैं। अधिक खेती जब हम ज़्यादा करेंगे तो मृदा अपरदन ज़्यादा होगा। वनों की कटाई जब हम ज़्यादा करेंगे तो फिर जो है आपकी, क्योंकि जो जड़ें होती हैं पौधों की वह जो है मृदा को पकड़े रहती हैं, और जब मृदा को पकड़े रहती हैं तो वहाँ पर जो है क्या होता है, वनों की कटाई से उपरोक्त सभी होगा। यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वह होगा उपरोक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता में कमी का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। जैव विविधता में जो आपको हमने बायोडाइवर्सिटी में बताया था, बायोडाइवर्सिटी में कमी का सबसे महत्वपूर्ण कारण है वह है आवास प्रदूषण। हमने आपको बताया भी था कि जो आपका जैव विविधता होती है में कमी का सबसे महत्वपूर्ण कारण है बायोडाइवर्सिटी वाला। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लेना। हमने आपको बताया है प्लांट एडॉप्शन एंड बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजी के नाम से हमने आपको थंबनेल लगा कर दिया है, प्लीज़ नहीं देखा है तो देख लेना। इसमें होगा आपका आवास प्रदूषण, क्या होगा, आवास प्रदूषण होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वह है कि पूर्व स्थिति संरक्षण में शामिल है। पूर्व स्थिति संरक्षण में शामिल है क्या है? चिड़ियाघर, यानी कि ex-situ कंजर्वेशन। हमने आपको बताया था ex-situ कंजर्वेशन। ex-situ कंजर्वेशन में क्या आता है? चिड़ियाघर, बॉटानिकल गार्डन, जर्म प्लाज्म बैंक। क्या आता है? ex-situ कंजर्वेशन में हमने आपको कल ही बताया था, याद कर लेना और देख लेना। ex-situ कंजर्वेशन में चिड़ियाघर, जीन बैंक, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन, पॉलन बैंक, ओवम बैंक, टिश्यू कल्चर, डीएनए और नर्सरी, इन सभी चीज़ों का हम ex-situ कंजर्वेशन में करते हैं। तो यहाँ पर आपका बॉटानिकल गार्डन हो सकता है, चिड़ियाघर, जर्म, यानी कि ये आपके सभी सही हैं। इन सीटू कंजर्वेशन की भी यदि हम बात कर लें तो इसमें आपके अभ्यारण्य आते हैं, अभ्यारण्य, और आपके राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, और आपका जीव मंडल आता है, और इसके अलावा आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट आती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को याद रखना थोड़ा सा। उसके बाद इसका जो सही ऑप्शन होगा वह होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कि मानवीय गतिविधियों द्वारा पर्यावरण के प्रतिकूल परिवर्तन को कहा जाता है। पर्यावरण के प्रतिकूल परिवर्तन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? प्रदूषण कहा जाता है। सिंपल सी बात है, जब पर्यावरण में कोई प्रतिकूल यदि अनुकूल परिवर्तन होगा तो उससे तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। और जब प्रतिकूल परिवर्तन होगा तो उसे हम प्रदूषण कह देते हैं। क्या कह देते हैं? उसे हम प्रदूषण कह देते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य स्रोत होता है। अम्लीय वर्षा का मुख्य स्रोत सल्फर डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड हम उसमें मिला देते हैं। तो अम्लीय वर्षा जैसे आपका क्या होता है, जब जो वर्षा की बूंदें होती हैं उनमें जब H2SO4 की मात्रा अधिक हो जाती है, H2SO4 जब डायरेक्टली ज़मीन पर गिरता है, ठीक है, जब प्रबल अम्ल की डायरेक्टली वर्षा होती है तो उसे हम अम्लीय वर्षा कह देते हैं। लेकिन उसका जो मुख्य स्रोत होता है वह होता है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होता है? वह होता है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव किससे जुड़ा है? ग्रीन हाउस जो प्रभाव है वह किससे जुड़ा है? कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा है। ग्रीन हाउस जो प्रभाव है वह किससे जुड़ा है? कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ा है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय है?
वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय है? तो इसमें से जो आपका उपाय है वह कौन सा है वायु प्रदूषण को रोकने के लिए? तो जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी यदि हम कर लें, अक्षय ऊर्जा संसाधनों का बढ़ता उपयोग, ठीक है, उसके बाद वाहनों में उत्प्रेरक कन्वर्टर्स का उपयोग करना, तो ये सभी आपके सही होंगे, यानी कि उपरोक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वह है आपका, पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? जो आपकी ओजोन परत के क्षरण हो रही है उसके लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? तो वह है आपकी CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम शॉर्ट में CFC के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? CFC के नाम से भी जानते हैं, जो कि आपकी ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी उत्तरदायी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय भारत के शहर या राज्य में स्थित है? कौन से शहर में राष्ट्रीय आपदा वाला प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली, मतलब न्यू दिल्ली में उसका हेड क्वार्टर है। क्या है? न्यू दिल्ली में उसका हेड क्वार्टर है। अगला क्वेश्चन आता है, द्वितीय विश्व युद्ध में 2 परमाणु बम निम्नलिखित में से किस पर गिराए गए थे? जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए थे, जो कि आपके अभी तक वहाँ पर जिसका इफेक्ट है, अभी तक वहाँ पर जो है हिरोशिमा और नागासाकी में जो भी आपके बच्चे पैदा होते हैं वह आपके या तो लंगड़े होंगे या फिर कहीं ना कहीं उनमें कोई ना कोई डिसेबिलिटी होती है, ठीक है। तो जब उनमें कोई ना कोई डिसेबिलिटी होती है उसका यही कारण है कि वहाँ पर जो परमाणु बम गिराए गए थे उसी का कारण है ये, कि हिरोशिमा और नागासाकी में जो आपके परमाणु बम गिराए गए थे उसका ही कारण होता है कि जो कहीं ना कहीं उनका अभी तक असर है, उसका असर अभी तक दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। जो प्राकृतिक आपदा होती है उसका अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नोबेल कोरोना वायरस की उत्पत्ति किस देश से हुई थी? वह हुई थी आपकी चीन से। कहाँ से हुई थी? चीन से हुई थी। इसको तो बताने की आवश्यकता है नहीं, बिकॉज आप सभी लोगों को पता होगा। चीन के वुहान शहर से हुई थी। कहाँ से हुई थी? चीन के वुहान शहर से हुई थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, WHO के अनुसार कोरोना वायरस से कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? सामाजिक दूरी, मुंह से नाक को मास्क से ढकना, मुंह और नाक को मास्क से ढकना, थोड़े समय के अंतराल पर हाथों को साफ करना। तो ये सभी चीज़ें जो हैं आपके लिए उपयोगी थी उस समय जब बताई गई थी, तो ये सभी गाइडलाइन आपके लिए जारी भी की गई थी। तो उसमें जो आपका सही ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, आप सभी को पता होगा, या तो बिना पढ़े भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन योजना के 3 चरण है, क्या है? तो आपदा प्रबंधन योजना यानी कि कोई भी आपदा आई हुई है तो उसके लिए हम किस प्रकार से उसका प्रबंधन कर सकते हैं। सबसे पहली प्रक्रिया होगी हम तैयारी, दूसरी प्रतिक्रिया करते हैं और तीसरी हम उसके लिए वसूली करते हैं। तो ये जो है आपका आपदा प्रबंधन, यानी हमें पता हो जाए कि आपदा आने वाली है तो उसके लिए सबसे पहले हम उसकी तैयारी करेंगे, फिर हम प्रतिक्रिया करेंगे, मतलब उस पर कोई ना कोई हम रिस्पॉन्स लेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? रिकवरी, ठीक है, उस फिर हम उसकी रिकवरी करते हैं। तो ये जो है सही क्रम होगा। उसके बाद एक पारितंत्र की विशेषता होती है। एक पारितंत्र मतलब एक इकोसिस्टम जो होता है उसकी क्या विशेषता होती है? ऊर्जा प्रवाह होता है उसमें। अगली बात, सौर ऊर्जा को कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित करने वाले ऑटोट्रॉप्स होते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि स्वपोषी पादप। दूसरा है आपका, अगला है, कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक में पुनर्चक्रीकृत करने वाले डिकम्पोजर होते हैं। डिकम्पोजर भी होते हैं, यानी कि देखो ऊर्जा का प्रवाह होता है, ऑटोट्रॉप्स भी पाए जाते हैं और लास्ट में आपके डिकम्पोजर ही पाए जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा उपरोक्त सभी, ठीक है। इकोसिस्टम हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है, यदि नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ जाकर देखिए वीडियो में, ठीक है। और ज़्यादा दिक्कत हो तो हम उसका इसी वीडियो में उसका जो है डिस्क्रिप्शन में उन सभी के प्लेलिस्ट दे देंगे, ठीक है, तो आप देख लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन दुनिया के सबसे बड़े पारिस्थितिक तंत्र का गठन करता है? कौन गठन करता है? वह है आपका महासागर। कौन गठन करता है? महासागर, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वह है, अगला क्वेश्चन जो है वह है आपका कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली एक पारिस्थितिकी तंत्र सेवा है? कौन सी तंत्र सेवा है? मिट्टी के कटाव की रोकथाम को भी कर सकते हैं, पोषक तत्वों का चक्रण भी कर सकते हैं, ठीक है, साइकिलिंग
न्यूट्रिएंट साइकिल, जो हमने आपको कई न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में बताया है, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, सल्फर साइकिल, कई साइकिल्स के बारे में बताया है। प्रदूषण, अवशोषण और ग्लोबल वार्मिंग के खतरे में कमी हो जाए तो जो है कहीं ना कहीं इन चीज़ों को ये इफेक्ट कर देता है। तो जो आपके सही ऑप्शन होगा वह होगा उपरोक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी, मतलब राजकीय पक्षी है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस होता है। कौन होता है? क्रेन, जिसे हम सारस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? राजकीय पक्षी सारस होता है। और राष्ट्रीय पक्षी आपका कौन होता है? मोर होता है। कौन सा? मोर होता है। राजकीय पुष्प जो होता है आपका, वह आपका जो है पहले था पलाश। पहले कौन सा था? पहले था पलाश। और अब जो है, अब है आपका ब्रह्म कलश। कौन सा है? ब्रह्म कलश है। और यदि हम बात करें राजकीय पशु की, तो राजकीय पशु जो है उत्तर प्रदेश का वह है बारहसिंगा। कौन सा है? वह है आपका बारहसिंगा है। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा याद रख लेना। और जो आपकी राष्ट्रीय मिठाई जो होती है वह आपकी जलेबी होती है, जलेबी। और जो आपकी राजकीय मिठाई होती है वह आपकी होती है क्या? वह आपकी होती है लाई के लड्डू। क्या होते हैं? लाई के लड्डू। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा याद रख लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, सबसे हानिकारक पर्यावरण प्रदूषण है। सबसे हानिकारक पर्यावरण प्रदूषण है गैर बायोडिग्रेडेबल रसायन, मतलब ऐसे पदार्थ या ऐसे रसायन जो कि सड़ते गलते नहीं है, जिनका डिकम्पोज नहीं होता है। जैसे आपकी प्लास्टिक हो गई, पॉलीथीन, जो पॉलीथीन होती है, जो बिल्कुल पतली पॉलीथीन होती है, उसका जल्दी से डिकम्पोज नहीं हो पाता है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा कोई भी पॉलीथीन को या प्लास्टिक को जैसे जानवर खा लेते हैं तो वह बीमार पड़ जाते हैं। जब वह मरते हैं, डिकम्पोज होते हैं, तो आपको देखने मिलता होगा कि उनके पेट में पन्नी जैसी, या उन्होंने पॉलीथीन को खाया होगा, उनके पेट में जैसी की तैसी रखी रहती है, उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है। मिट्टी में जैसे ही आप पन्नी को या पॉलीथीन को डाल देते हैं तो उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है, वह जो है डिकम्पोज नहीं होती है बैक्टीरिया के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती हैं। इसीलिए भारत सरकार के द्वारा अब जो है कहा जा रहा है कि कपड़ों के थैले या कागज़ के थैले बनवाइए, प्लास्टिक का प्रयोग मत कीजिए। और जब तक आपका सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग होगा तब तक प्रदूषण ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो आप पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़ा सा सिंगल यूज़ प्लास्टिक का उपयोग मत कीजिए। जैसे हम लोग डिस्पोजेबल प्लास्टिक का उपयोग करते हैं, जैसे हम लोग डिस्पोजल का यूज़ करते हैं, तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक, एक बार हमने उसमें पानी पिया और उसको हमने फेंक दिया, तो हम उसको फेंकते हैं तो वह जो है दोबारा से जल्दी से उसका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा कम करिए। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी मदद हो सकती है। अगला क्वेश्चन है आपका, पीटी कॉटन आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल है जो मदद करती है। देखिए बीटी कॉटन, जिसमें जो कि आपकी कपास होती है, बीटी कॉटन, जिसमें हमने बीटी का मतलब होता है बैसिलस थ्यूरेंजेंसिस, बैसिलस थ्यूरेंजेंसिस। तो जहाँ के कोई गांव था, शायद जापान का ही एक गांव था, जहाँ पर एक स्थान है थ्यूरेंजिया, वहाँ पर इस कीट को देखा गया था सबसे पहले, जिसका नाम था बैसिलस थ्यूरेंजेंसिस। तो इसके क्राई जीन को निकाल करके हमने कॉटन में जब ट्रांसफ़र किया तो कॉटन में एक सूड़ी लगती थी जिसका नाम था पिंक बॉल वर्म। क्या था? पिंक बॉल वर्म। तो जो गुलाबी सूड़ी थी, पिंक बॉल वर्म थी, उसका जो है, उससे यह कपास रेसिस्टेंट हो गया, यानी कि प्रतिरोधी क्षमता उसने डेवलप कर ली। तो अब जो है गुलाबी सूड़ी उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल पाती है, हमारी ईल्ड को, हमारी उपज को कम नहीं कर पाती है। तो जो आपका गुलाबी सूड़ी यानी कि वह क्या होगा? कीट होगा। तो इसका सही ऑप्शन है कीट प्रतिरोध। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? कीट प्रतिरोध होगा। अगला क्वेश्चन है कि गैसीय, वायु प्रदूषकों और रासायनिक युक्त पानी को छोड़ने के अलावा उद्योग बहुत अधिक ठोस अपशिष्ट भी छोड़ते हैं। ये अपशिष्ट के रूप में होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा रासायनिक अवशेष के रूप में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हम भूमंडलीय ऊष्मीकरण को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। हम भूमंडलीय ऑक्सीकरण को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? तो इसके लिए जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कटौती कर दें, दूसरा ऊर्जा उपयोग की दक्षता में सुधार कर दें, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये जो है आपका पूरा पेपर कंप्लीट होता है। ठीक है, 60 के 60 क्वेश्चन आपको हमने क्लियर कर दिए। अब हो सकता है कि इसमें से कोई एक या दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गए हों या कहीं कोई दिक्कत हो सकती है, तो आप देख लेना। ठीक है, तो ज़्यादातर हमारा प्रयास यही था कि आपको ज़्यादातर प्रयास यही होगा कि जो भी दिक्कत थी हमने आपको सभी पेपर सॉल्व करा दिए। और जो आपका कल पेपर होने वाला है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ठीक है।